नमस्कार, निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने आने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अनेक खबरें प्रत्येक रोज न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं। आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे, डिबेट पे या फिर अन्य खबरों के रूप में आप देख रहे होंगे। तो एक सामान्य सी जागरूकता मन में उठती है, जिज्ञासा उठती है कि ये क्या मुद्दे हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़ चैनल्स की एक सीमा है। वो सारी की सारी बातें खास करके तथ्यों का विश्लेषण विश्लेषण के साथ तथ्यों की प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाती है वहां पर। शब्दों की सीमा है उनके पास, तो ज्यादा वो जो लिखते हैं या आप जो सुनते हैं वो इंफॉर्मेटिव होती है, एनालिटिकल नहीं हो पाती है। तो चीजें स्पष्ट रूप से एक समझ स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाती है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह जाती है। इसलिए आज की इस चर्चा में हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, विशेष करके न्यायिक नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अर्थात हायर जुडिशरी में, उच्चतर न्यायपालिका में हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन मुद्दों पर आज हम एक डिटेल में चर्चा करें ताकि जब आप आगे खबरों को पढ़ें, उनको समझने में आपको कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति ना बने और किसी को समझाने के दौरान या चर्चा के दौरान आप अपने पक्षों को, अपनी समझ को स्पष्ट रूप से बिना किसी कंफ्यूजन के प्रस्तुत कर पाए। इसलिए इस चर्चा में आज हम डिटेल में इन सारी चीजों को समझेंगे। इस खबर पर बात करने का आज उद्देश्य ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के धनंजय चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 9 नवंबर को 2022 में ही रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस यूयू ललित साहब का कार्यकाल काफी छोटा रहा है। अगस्त में नियुक्त हुए थे मुख्य न्यायाधीश और नवंबर में रिटायर हो जा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये लगभग 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे, और ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका करियर काफ़ी शानदार रहा है। अनेकों महत्वपूर्ण फैसले दिए इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है। तो देखते हैं कि खबर तो ये है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भारत के अगले। लेकिन ये तो कोई एनालिसिस नहीं है। चीज़ों को स्पष्ट तौर पे समझने के लिए एक थोड़ा-सा समय दे करके, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना बना रहे कि किस प्रकार से, जैसे कि खबरों में आप पढ़ रहे होंगे तो ये हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा एक खबर बार-बार जो पढ़ते होंगे आप लोग, कॉलेजियम सिस्टम कि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। अच्छी है, बुरी है, उन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे, ठीक है? ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को, ठीक? तो देखते हैं एक बार आगे चल कर के कि जैसे कि आज की चर्चा का विषय आप लोग को पता ही है। मुद्दा ये है कि जानना आवश्यक क्यों है? हम क्यों जानें इन बातों को? जानना आवश्यक ये इसलिए है क्योंकि अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में धूमधाम से इन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, समझ अगर स्पष्ट होगी, तो चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो या पीटी हो, निष्कर्ष निकालने में, अपनी चीज़ों को रखने में सामने, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जो छात्र हैं, उनके लिए यूपीएससी के विशेष करके जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी का सेगमेंट है, वहाँ पर मेंस में इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है और प्रश्न बनते रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अनेकों प्रश्न कुछ डिटेल में तुलना करते हुए, जैसे कि 2020 में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था में अंतर और समानता के बिंदु स्पष्ट करें। तो इन सभी सवालों का जवाब आप तभी दे पाएँगे, ऐसे प्रश्नों का, जब आपकी समझ बहुत स्पष्ट होगी। तो आज की क्लास में हम उन चीज़ों पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, अपने देश की न्यायिक व्यवस्था की तुलना विश्व के अन्य देशों से, लेकिन न्यायिक नियुक्तियों में जजेस के अपॉइंटमेंट की तुलना हम ज़रूर करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख देशों से, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा। आगे चल कर के ये हमारी चर्चा में शामिल होगा। इसके अलावा जो सामान्य व्यक्ति है, जो इस बात में रुचि रखता है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है, इन सारी बातों को मैं जानूं ताकि जब खबरों को पढ़ूं, किसी से बात करूं उस मुद्दे पे,
तो स्पष्ट तौर पे मैं अपनी समझ को प्रस्तुत कर पाऊँ। मेरे मन में खुद कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तभी मैं अपनी बातें किसी अन्य को समझा पाऊँगा। तो एक सामान्य जागरूक नागरिक जो इन खबरों में रुचि रखता है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। अब जैसे कि संक्षिप्त में अभी के लिए सिर्फ़ ये बात कर लेते हैं, हमारी चर्चा का मेन मुद्दा ही ये है कि हमारे उच्चतर न्यायपालिका कहने का मतलब स्पष्ट होता है कि इसमें जो देश के लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो शामिल नहीं होते। इसमें देश के सभी हाई कोर्ट शामिल हैं और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट शामिल है। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो वर्तमान प्रक्रिया है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जितना आप लोगों ने जाना होगा, एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं उस पे और बाकी डिटेल में तो इन्हीं मुद्दों पे बात होगी आज। कि अभी जो प्रक्रिया सामान्य तौर पर एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं दे रहा हूँ। विश्लेषण इसका धीरे-धीरे पूरे क्लास में आगे होगा, ठीक? ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो कॉलेजियम सिस्टम पे आधारित है और इस कॉलेजियम प्रणाली में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। यही सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि आप इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कीजिए। लेकिन क्या संविधान के लागू होने के पश्चात से हमारे संविधान में यही व्यवस्था है? यहाँ तक पहुँचने के लिए कि वर्तमान में यह प्रक्रिया है कि 5 लोगों का 5 जजेस का जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अ, हेड करते हैं उस कॉलेजियम को और उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं जिसमें अनिवार्य रूप से वो जज शामिल होते हैं जो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। यह तकनीकी टर्म है, इस पर हम आगे बात करेंगे चर्चा के दौरान। तो ये सामान्य सी खबर है कि ये 5 लोग मिल कर के देश में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सहायता करते हैं या आदेश देते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। यही कॉलेजियम मिल करके हाई कोर्ट के जजेस का तबादला भी करता है, ट्रांसफर भी करता है। इन्हीं जजेस की संख्या कम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज, तो यही हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति के लिए भी राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। ठीक है? तो एक बार जानते हैं डिटेल में कि क्या ये व्यवस्था हमारे संविधान में पहले से शामिल है? या संसद ने किसी कानून के माध्यम से इस व्यवस्था को शामिल किया है हमारी व्यवस्था में, कॉलेजियम सिस्टम को? या फिर ये जुडिशरी का अपना आविष्कार है, नवाचार है? संविधान की व्याख्या करने के पश्चात न्यायपालिका ने तो ये व्यवस्था विकसित नहीं की है। इन सारी चीज़ों को जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि इससे संबंधित संविधान में प्रावधान क्या-क्या है। संवैधानिक प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल्स थे, वो 124 से लेकर के 147 तक में है। उसमें सारी बातें हैं। हाई केंद्र के स्तर पर जो हमारी न्यायपालिका है कि केंद्र कितने न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, स्थान क्या होगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, ये अनुच्छेद 124 से 147 तक में दी गई है। लेकिन हम सारे आर्टिकल्स पर आज बात नहीं करेंगे। संविधान के सिर्फ उन्हीं प्रावधानों पर बात करेंगे जिनका संबंध जजेस की नियुक्ति से है। तो इसका संबंध अनुच्छेद 124 से है, विशेष करके अनुच्छेद 124 (2). इसी प्रकार से हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल है 217 (1). इसमें हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी 217 (1) में बताया गया है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और 124 (2) में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होगी। तो बहुत स्पष्ट है। जैसे किसी भी देश की व्यवस्था की आप बात करेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सामान्य तौर पर इनमें संतुलन होता है शक्तियों का, इनके कार्यक्षेत्र का बंटवारा होता है और चेक्स एंड बैलेंस स्थापित करने के लिए प्रक्रिया सामान्य तौर पे ये होती है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करती है और फिर न्यायपालिका अपने गठन के पश्चात कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई असंवैधानिक कार्य ना करे। इस चीज को वो ध्यान से देखती है और समय-समय पर अपने फैसले देती है और सरकार को, कार्यपालिका को, विधायिका को ऐसा कोई भी प्रावधान करने से जो देश के मूल नागरिकों के मूल अधिकार के खिलाफ हो, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो, करने से रोकती है। ठीक है? तो अनुच्छेद 124 (2) की भाषा बहुत स्पष्ट है। अगर हम बात करें कि क्या मैंने जो अभी सिद्धांत बोला कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए, ये सही है या गलत है? क्या संविधान में ये व्यवस्था थी? हाँ, तो बिल्कुल यही व्यवस्था थी। अगर इसकी भाषा समझे अनुच्छेद 124 (2) की, तो बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस से, ऐसे न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से, न्यायाधीशों से जिनसे वो परामर्श करना चाहे, परामर्श लेने के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेज जिनसे राष्ट्रपति परामर्श करना उचित समझे और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जिनसे राष्ट्रपति परामर्श करना उचित समझे, परामर्श करने के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजेस की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना राष्ट्रपति की बाध्यता है कि मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजेस की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य करेगा। इसके अलावा फिर से वो किसी अन्य जज से, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज से परामर्श करना चाहे तो परामर्श करने के पश्चात से सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजेस की नियुक्ति करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे तकनीकी शब्द जिनकी व्याख्या हमारे न्यायपालिका ने की है। संविधान की भावना क्या थी, पढ़ने के पश्चात स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे वो सलाह करना उचित समझे, सलाह करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार से हाई कोर्ट के संदर्भ में प्रावधान है स्पष्ट कि राष्ट्रपति उस राज्य के गवर्नर और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करेगा। तो प्रावधान पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है परामर्श करने के पश्चात से जुडिशरी से। अर्थात और राष्ट्रपति क्या है, ये कार्यपालिका का सदस्य होता है और राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार उसकी बाध्यता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा और मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका है। अर्थात कार्यपालिका के सदस्य पूरी मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, कार्यपालिका मिल करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। व्यवस्था काफी अच्छी थी। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे ही नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जजेस की। लेकिन जो बात यह है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह ही उसके लिए बाध्यकारी है या फिर कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को जिन नामों की सिफारिश भेजी जाती है उनको स्वीकार करने के लिए बाध्य है? तो दूसरी व्यवस्था वर्तमान में भी चल रही है। जैसा चर्चा की शुरुआत में ही मैंने बताया, ये कॉलेजियम है, 5 सदस्यों से मिलकर के बनता है और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि संविधान की मूल भावना तो ये थी कि कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से न्यायपालिका के सदस्यों की मतलब जजेस की नियुक्ति करें, परामर्श लेना है। लेकिन क्या परामर्श कहीं संविधान में इस्तेमाल किया गया है कि परामर्श का जो अर्थ होगा वो बाध्यकारी होगा, आदेश के रूप में है कि न्यायपालिका जो कॉलेजियम या न्यायपालिका की तरफ से जो सुझाव आएगा, जो परामर्श आएगा, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। स्पष्ट है। परामर्श का मतलब क्या होता है? वो कंसल्टेशन है कि मुझे अच्छा लगा, अगर राष्ट्रपति को अच्छा लगता है तो ऐसे जैसे बात करें जिनसे उस परामर्श लेना आवश्यक समझे। और परामर्श सामान्य जीवन में भी कहीं बाध्यकारी नहीं होता कि ऐसे अगर हो जाएगा तो फिर तुम किसी परामर्श नहीं ले पाएंगे। अगर मैं आपसे किसी मुद्दे पर परामर्श दूं और आपने परामर्श दिया और मुझ पर यह बाध्यता लागू है कि अब उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो परामर्श फिर कहाँ है? वो तो आदेश है आपका जो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन संविधान की मूल भावना तो ये नहीं है। संविधान की मूल भावना तो ये है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करे। तो अभी जो बार बार एक विवाद चलता रहता है कि फिर कैसे जज ही जज की नियुक्ति करती है, न्यायपालिका ही कैसे न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है? संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो इस व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई है, इसके इतिहास को हम समझते हैं थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ स्पष्ट हो पाए। कि कॉलेजियम व्यवस्था संविधान में तो है नहीं, ना ही किसी कानून के माध्यम से संसद ने इसको स्थान दिया अपने कानूनी संरचना में। तो इसका उद्भव कैसे हुआ? संविधान के लागू होने के पश्चात नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति बने और लगभग 1972 तक यह प्रक्रिया निर्विवाद रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में नेहरू जी ने एक सिद्धांत विकसित किया
हालांकि ऐसा नहीं लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ही, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश ही, वो मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन एक स्वस्थ प्रक्रिया कि न्यायपालिका के सदस्यों में, जजेज में आपसी राजनीति ना हो, नकारात्मक प्रतियोगिता ना हो, इसके लिए एक परंपरा बना दी गई कि जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीजेआई के रिटायरमेंट के बाद से वो बाय डिफॉल्ट अगले वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। यह प्रक्रिया निर्विवाद रूप से चलती रही। कब तक चलती रही? 1972 तक। 1973 में इस प्रक्रिया में छेड़छाड़ हुई है। नेहरू जी ने जो प्रक्रिया स्थापित की कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा अगला, उसमें कुछ बदलाव किया गया। 1973 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और 1973 न्यायपालिका के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, विशेष करके यह तिथि 24 अप्रैल 1973। इस दिन क्या हुआ था? एक बहुत ही जुडिशरी के इतिहास से संबंधित इंटरेस्टिंग केस है, जिसने संविधान से संबंधित उपबंधों को एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की। संसद की, सरकार की, राज्य की संविधान से साथ खिलवाड़ करने की शक्ति को काफी हद तक सीमित कर दिया। यह है केशवानंद भारती का मामला। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें 24 अप्रैल 1973 को 13 जजेज के बेंच ने, इस केस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस संक्षिप्त, कुछ भी हमारे देश में अगर परिवर्तन होता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हो जाता है। उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो अपने आप चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। कि 13 जजेज की बेंच ने 7 और 6 के बहुमत से एक निर्णय दिया था कि प्रश्न ये था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति कितनी है? क्या वह कुछ भी संशोधन कर सकती है? क्योंकि देश की जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर विधायिका को, संसद को निर्वाचित किया है। मंत्रिपरिषद उन्हीं सदस्यों में से चुन करके आई है। और देश की जनता में अगर हमारी संप्रभुता निहित है, तो उसको जनता ने सरकार को, मंत्रिपरिषद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, संसद को सौंप दिया है इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या संसद देश की जनता की प्रतिनिधि होने के नाते देश के हित में, जनता के हित में परिवर्तन नहीं कर सकती है संविधान में? कर सकती है। लेकिन क्या संसद पूरे के पूरे संविधान को ही बदल सकती है? उसके किसी भी प्रावधान में, किसी भी मात्रा तक, जहां तक चाहे जो संशोधन कर सकती है? यह प्रश्न था। प्रश्न गंभीर था, क्योंकि अगर संसद को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 368 में वो वर्णित है कि संसद के पास वो अधिकार है कि देश की परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है तो उसमें परिवर्तन करे। लेकिन साथ में यह भी है कि परिवर्तन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ चला जाए, संविधान को ही पलट दे, संविधान में जो भी आदर्श है उन चीजों को ही पलट दे। उस चीज को बनाए रखने के लिए हमारे सिद्धांत, जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान सभा ने जिस उद्देश्य से इस संविधान को लिखा था, उसका संरक्षण होता रहे। इसके लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि संसद संविधान में जिस मात्रा तक चाहे उतना संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए, अर्थात संशोधन आप कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन आप कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, संविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाए। तो अब ये क्या स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संसद का हाथ बांध दिया कि आपके संविधान संशोधन की शक्ति सीमित नहीं है। और व्यवहार में संसद का मतलब यहां पर मंत्रिपरिषद से है। और प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी जी टाइप की हो, डोमिनेंट पर्सनालिटी, तो फिर वहां पर मतलब प्रधानमंत्री से हो जाता है कि प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित कर दिया कि आप संविधान में बहुत ज्यादा संशोधन नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते कि संविधान का मूल ढांचा ही समाप्त हो जाए। सरकार के हाथ बांध दिए ताकि संविधान की मूल भावना बनी रहे, देश के नागरिकों के हितों की रक्षा होती रहे। लेकिन ये क्या था, सरकार ने सरकार की शक्ति को सीमित किया। और इंदिरा गांधी जी उस समय ऐसा चाहती थी
कि मुझे ऐसे लोग फिलहाल नहीं चाहिए जो स्वतंत्र तौर पे या फिर मेरी शक्ति को सीमित करें। तो उन्होंने उस परंपरा के अनुसार 7-6 के से जो निर्णय आया था, 7 लोग इस फेवर में थे कि हाँ, संविधान में एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है और संसद उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जस्टिस एस.एम. सीकरी साहब उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन वो उसी दिन रिटायर हो रहे थे। अब मुद्दा ये था कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? शुरुआत से जो प्रक्रिया चली आ रही है, उसके अनुसार तो यही होना चाहिए कि जो उस समय के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हो, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएँगे। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज थे, वो इसी साथ में शामिल थे। अर्थात इस विचारधारा से सहमत थे कि संविधान में एक मूल ढांचा है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो तत्कालीन सरकार ने यह फैसला किया कि हम ऐसे जज को मुख्य न्यायाधीश बनाएँगे, जो उस समय के जो मिनिस्टर थे कुमार मंगलम, उनका ये संसद में दिया गया स्टेटमेंट है कि चीफ जस्टिस जो है वो देश का मुख्य न्याय सबसे सर्वोच्च न्यायाधिकारी है। इसलिए उसका सिर्फ उसके नियुक्ति में हम सीनियरिटी के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, मेरिट्स भी देखेंगे, जज का दृष्टिकोण भी देखेंगे। सरकार के दृष्टिकोण से उनकी सहमति बनती है या नहीं देखेंगे। सामाजिक दर्शन उनका क्या है ये देखेंगे और बदलती परिस्थितियों के अनुसार हवा का रुख पहचानने की क्षमता उनमें है या नहीं, ये देखेंगे। संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम ये भी देखेंगे। और उन्होंने व्याख्या की कि संविधान उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, सरकार के लिए बाध्यकारी है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, वही हमारे चीफ जस्टिस होंगे। अतः हम मेरिट के आधार पे जस्टिस अजीत नाथ रे को, जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे, उनसे 3 लोग सीनियर थे, उनको अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अर्थात परंपरा तोड़ दी गई। परंपरा टूटी। उस समय के विधि जगत में इस खबर की पर खूब बहस हुआ। सरकार की खुल करके निंदा की गई कि न्यायपालिका में सरकार राजनीति का प्रवेश कराने की कोशिश कर रही है। सरकार ऐसे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की कोशिश कर रही है, बना रही है, बना चुकी है, जो स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार फैसले करेंगे, तो फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता कहाँ रही? देश के नागरिकों के मूल अधिकारों के हितों की रक्षा कौन करेगा? संविधान के मूल ढांचे की रक्षा कौन करेगा? खूब आलोचना हुई इसकी और इस फैसले के विरोध में कि हम सीनियर हैं, लेकिन हम तीनों को छोड़ करके एक चौथे हमसे जो सीनियरिटी में काफ़ी छोटे हैं, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जस्टिस अजीत नाथ रे को। और क्यों बनाया गया? अजीत नाथ रे साहब को ही क्यों बनाया गया? वो उन 6 जजेज़ में शामिल थे जो इस विचारधारा से सहमत थे कि संविधान में मूल ढांचे नाम की कोई अवधारणा नहीं है। संसद संविधान में जितना जितना चाहे उतना संशोधन कर सकती है। अर्थात यह इस बात के विरोधी थे कि संसद की शक्ति को सीमित किया जाए संशोधन के संदर्भ में। और इन 6 जजेस को लीड कर रहे थे जस्टिस अजीत नाथ रे। तो सरकार को ऐसा लगा कि इनका दृष्टिकोण सरकार के दृष्टिकोण के काफ़ी समीप है, इसलिए उन्होंने अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। और इसके विरोध में उस समय के जो 3 सीनियर मोस्ट जज थे, सेलेट, जस्टिस सेलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं करेंगे काम, आप परंपरा के खिलाफ कार्य कर रही हैं। हम में से क्या कमी है कि हमें नहीं बनाया गया? लेकिन क्या ये ऐसा है कि इस परंपरा का उल्लंघन पहली बार किया गया था कि सीनियर मोस्ट जज को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त न किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। 1964 में भी एक बार किया गया था कि जस्टिस जफर इमाम साहब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज थे। अर्थात परंपरा के अनुसार वही मुख्य न्यायाधीश बनने चाहिए, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए गए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई राजनीति है, सरकार वो जबरदस्ती कर रही है। जस्टिस जफर जफर इमाम साहब का उस समय स्वास्थ्य से संबंधित उनकी समस्याएं थी, इसलिए उनको नहीं बनाया गया कि चीफ जस्टिस का कार्य बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, इसलिए स्वास्थ्य के कारणों को देखते हुए उनको नहीं बनाया गया था। लेकिन 1973 में जो किया गया, वहाँ पर स्वास्थ्य आधार नहीं था, वहाँ पर राजनीतिक आधार थी, राजनीतिक स्वार्थ आधार था। ठीक है, ये व्यवस्था चलती रही।
1977 में फिर से चली आ रही परंपरा में एक बार फिर से छेड़खानी की गई। सबको ऐसा लगा कि सरकार ने चलो एक बार सीनियरिटी के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया है, दूसरी बार नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 1975 में हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के आधार पर, आंतरिक सुरक्षा के खतरा के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी। और इमरजेंसी के दौर में उस समय की तत्कालीन सरकार काफ़ी सख्ती के मूड में थी। मीसा जैसे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था। काफ़ी लोगों को, नेताओं को डिटेन किया जा रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी। आलोचक कहते हैं कि देश का लोकतंत्र उस समय खतरे में आ गया। तो उस समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ 1976 में। इसको आप लोग सामान्य तौर पे पढ़ते होंगे हैबियस कॉर्पस केस के नाम से। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला इसका पूरा नाम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं कि रिट है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाते हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि सर आप रिट जारी कीजिए, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। और सुप्रीम कोर्ट उस समय, अभी जो हमारा लिस्ट शामिल है संविधान में, ऐसा नहीं कि वो अंतिम है, 5 प्रकार के रिट जारी करती है। उसमें से एक है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से बंदी बना लिया गया हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में साफ-साफ लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। तो यदि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है, रिट इश्यू कर सकता है कि आप उस व्यक्ति को मेरे सामने लेकर के आइए और बताइए कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। अगर गिरफ्तारी का कारण संवैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीज करने का, बंदी को रिलीज करने का आदेश देता है। इमरजेंसी के पीरियड में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक केस हुआ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में। और प्रश्न ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या अगर देश में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो, इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम्ड हो, तो सरकार या राज्य अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकती है, अर्थात मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसके जीवन का अधिकार छीन सकती है। ये सही है, गलत है? गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार किया और फैसला दिया कि अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रभाव में है, तो राज्य किसी व्यक्ति का अनुच्छेद 21 सस्पेंड कर सकता है, अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित किया जा सकता है। आलोचक कहते हैं कि ये जुडिशरी के इतिहास में नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, प्रत्येक प्रकार से एक बहुत ही गंदा निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को इस केस में जो निर्णय दिया उसके माध्यम से खो दिया, ऐसा लोग कहते हैं। और इसने सरकार की शक्ति को असीमित कर दिया एक तरीके से कि इमरजेंसी के दौर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है सरकार के हाथों, किसी को चाहे जितने वर्षों तक गिरफ्तार कर रख लिया जाए, उसको अनुच्छेद 32 प्राप्त नहीं है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। यह फैसला गलत था, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ। सिर्फ एक जज इस फैसले के खिलाफ थे, जस्टिस हंसराज खन्ना साहब। लेकिन क्या था, वो सीनियोरिटी के हिसाब से अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, अजीत नाथ रे के रिटायरमेंट के पश्चात। बाकी इस फैसले में सभी जजेस का दृष्टिकोण एक था, सब एकमत थे। सिर्फ एक जज का फैसला अलग था, जस्टिस हंसराज खन्ना साहब का, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। तो फिर सरकार को ऐसा लगा कि अगर जस्टिस हंसराज खन्ना साहब को अगर हम मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, बना देंगे, तो सरकार की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करेंगे। तो फिर से नहीं बनाया गया और उनके सीनियोरिटी का उल्लंघन करके उनसे जो जूनियर जज थे, जस्टिस हमीदुल्ला बेग साहब,
उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इसके विरोध में फिर से जस्टिस हंसराज खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि न्यायपालिका में सरकार राजनीतिकरण को, अवैध प्रतियोगिता, नकारात्मक चीजों को बढ़ावा दे रही है, स्थापित प्रक्रिया, परंपराओं, सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है, अतः वो कार्य नहीं करेंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में 2 बार, और सरकार का अपना तर्क था कि हम कुछ असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि सीनियरिटी के आधार पे हम जजेस की नियुक्ति करेंगे, हम मेरिट के आधार पर करेंगे। सरकार का तर्क यह था कि कोई व्यक्ति सिर्फ अगर ज्यादा योग्य है, तो सिर्फ इस आधार पर मुख्य न्यायाधीश न बन पाए कि वो सीनियर नहीं था, सीनियर मोस्ट नहीं था, ये सही नहीं है। सीनियरिटी का सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन हम मेरिट को ज्यादा वरीयता देंगे और उनके हिसाब से जस्टिस शमीदुल्लाह बेग साहब ने मेरिट ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने, उस समय की सरकार ने जस्टिस शमीदुल्लाह बेग को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ये है 1976 तक की बात, 1970 तक की, 77 तक की बात, 1977 तक की। लेकिन आपको पता है फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार में बेसिकली वही लोग शामिल थे जो पिछले 3-4 वर्षों से इमरजेंसी के दौर में सरकार द्वारा उनकी काफी पिटाई की गई थी, गिरफ्तार करके रखा गया था, लंबे समय से जेल में थे, लोकतंत्र के हनन का आरोप लगा रहे थे। और सरकार में आने के पश्चात ही जनता दल की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी द्वारा किए गए अनेकों संशोधनों को तुरंत तुरंत उसके प्रभाव को समाप्त किया, उसको पलटने की कोशिश की। तो फिर से हमीदुल्लाह बेग साहब के रिटायरमेंट के पश्चात, अच्छा, हमीदुल्लाह बेग साहब ने हैबियस कार्पस मामले में सरकार का साथ दिया था और ये कहा था कि इमरजेंसी के दौर में सरकार चाहे तो व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है। और जनता पार्टी के जो लोग थे उस समय जो सरकार में थे, इस फैसले से काफी प्रभावित भी हुए थे। तो सरकार के कुछ लोगों का यह तर्क था कि हमीदुल्लाह बेग साहब की रिटायरमेंट के बाद से किसी ऐसे व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाए जो स्पष्ट तौर पर न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित कर सके, हरित कर सके। सीनियोरिटी के सिद्धांत का हम पालन नहीं करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने पहले से स्थापित परंपराओं, नेहरू जी ने जो परंपरा स्थापित की थी, उसको वरीयता दी और कहा कि नहीं, ये 1973 से जो कार्य शुरू हुआ है, 1977 में जो पुनः फिर से रिपीट किया गया, हम इसको चेंज करेंगे और पहले से जो स्थापित प्रक्रिया है, ताकि न्यायपालिका में अस्थायित्व आ पाए, कोई नकारात्मक राजनीति ना हो वहां पे। हम सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का अगला सीजेआई बनाएंगे। और उस समय अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, इन्हीं के पिताश्री थे वाईबी चंद्रचूड़। वाईबी चंद्रचूड़ साहब भी उसी टीम में थे जिस टीम ने फैसला दिया था जजेज की, बेंच के उसी हिस्से में शामिल थे वाईबी चंद्रचूड़ साहब भी, कि सरकार चाहे तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकती है इमरजेंसी के दौर में। इसी बात को लेकर के विरोध रहा था सरकार के अंदर ही। कई लोगों का तर्क था कि वाईबी चंद्रचूड़ साहब सीनियर मोस्ट तो हैं, लेकिन हम भी मेरिट को देंगे जिनके राजनीतिक, जिनका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण के समान हो, उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने इस बात को नहीं माना और उस समय के तत्कालीन सबसे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है, पता है आप लोगों को। आने के पश्चात थोड़ी बहुत अव्यवस्था फिर से आना शुरू होती है। 1981-82 में एक मामला आता है कि सरकार 3 जज की नियुक्ति और ट्रांसफर पे सुप्रीम कोर्ट से सहमति व्यक्त नहीं करती और नहीं करती उनकी नियुक्ति। तो देश के कई हिस्सों में अनेकों पिटीशन दायर किए जाते हैं कि फिर से सरकार वही कार्य कर रही है और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा रहा है न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में। तो बहुत सारे पिटीशन आ गए। उन सारे पिटीशन को मर्ज करके एक में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में, अब यहां से हम उन केसेस पर बात करेंगे जिनके माध्यम से इस व्यवस्था का विकास हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ है कि क्या होनी चाहिए। पिटीशन दायर किया गया, इसको कहा जाता है फर्स्ट जजेज केस। तकनीकी नाम इसका है एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें कुछ बेसिक प्रश्नों पर विचार किया गया। फिर से वही कि संविधान की भाषा यह है कि राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों से
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, के न्यायाधीशों से, जिनसे वो परामर्श करना उचित समझे। परामर्श, परामर्श करने के पश्चात जजेस की नियुक्ति करेगा। तो इस परामर्श शब्द का अर्थ क्या है? उस समय की सरकार ने न्यायपालिका के परामर्श को खारिज कर दिया था 3 जजों की नियुक्ति और तबादले के मामले में। तो प्रश्न ये उठा कि ये प्रश्न, परामर्श क्या है? क्या परामर्श बाध्यकारी है या परामर्श परामर्श की तरह ही है कि राष्ट्रपति ने परामर्श लिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको स्वीकार नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि नहीं, यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे, हम सलाह देंगे। चीफ जस्टिस से सलाह मांगेंगे, हाई कोर्ट के अन्य जज से मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज से सलाह मांगेंगे, हम सलाह देंगे, लेकिन वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात अभी भी न्यायपालिका में जजेस की नियुक्ति की शक्ति स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के हाथों में ही रही, राष्ट्रपति के हाथ में रही और राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रिपरिषद के हाथ में, अर्थात कार्यपालिका के हाथ में रही। लेकिन एक थ्योरी चलती है कि सरकार जब भी ताकतवर होगी, सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट लचीला रुख अख्तियार कर लेता है। और सरकार अगर कमजोर स्थिति में है, अगर बहुमत की सरकार है, तो न्यायपालिका सामान्य तौर पर लचीला रुख अपनाएगी। और अगर गठबंधन की सरकार है, सरकार इस प्रयास में ही लगी हुई है कि हम किस प्रकार से अपने सरकार को बनाए रखें, तो सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ज्यादा बोल्ड होने लगते हैं, शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करने की कोशिश करने लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। और देखेंगे तो परंपरा ये दिखाई भी देगी कि जब जब सरकार कमजोर हुई है, तब तक न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी है। 1982 में क्या था? एसपी गुप्ता मामले के समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और बहुमत वाली सरकार थी। तो लोग ऐसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए मॉडरेट था कि उस समय बहुमत वाली सरकार थी। लेकिन ऐसा कहना कितना उचित है, कितना अनुचित है, उस पर हम नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) की व्याख्या की और व्याख्या से स्पष्ट किया कि नहीं, इसमें परामर्श लिखा है और परामर्श का अर्थ जो होता है वही होगा कि मानने की बाध्यता नहीं। ठीक है। अब अगला इसी से संबंधित मामला आता है, फिर से एक बार, ये तो हो गया 1982 का, 81-82 सेकेंड जजेज केस 1992। इसका पूरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, बार बार आपको तो एक प्रश्न आता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है? तो वकीलों का कई स्तर होता है कि वकील होते हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहने का मतलब है कि जैसे कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जाकर के केस कर दे, कोई भी वकील जो है वो उसमें उसके नाम से वहां पर केस दर्ज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए एक वकील जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो के नाम से ही दर्ज किया जा सकता है केस। तो एक विशेष दर्जा है, मतलब सीनियर वकील हैं तो सीनियर वकील भी ऐसे नहीं कि सीनियर एडवोकेट हैं तो ऐसे ही बन गए, खुद को घोषित कर दिया कि सीनियर एडवोकेट हैं, नहीं। बार काउंसिल की सहमति है उसमें, उनके करियर को देखा जाता है और अगर ऐसा लगता है न्यायिक व्यवस्था को कि नहीं, इनके पास काफी अच्छी जानकारी है, तो उनको सीनियर एडवोकेट कहा जाता है। फिर उसमें से कुछ लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इनका एक एसोसिएशन है। इन्होंने फिर से 1992 में इस मामले को उठाया कि एक बार फिर से हम बात करते हैं कि परामर्श का अर्थ क्या है। अब अगर 1992 की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो उस समय परिस्थितियां क्या है? नरसिम्हा राव जी की सरकार है और 1989 से ही पूरा का पूरा 90 का दशक ही मान लीजिए, हाँ 90 का दशक के आगे भी लेकर के चलेंगे 2014 तक अगर आइए, ये देश में गठबंधन की ही सरकार थी, सरकार थोड़ी कमजोर स्थिति में थी, तो न्यायपालिका को, ऐसा लोग कहते हैं कि अपने हाथ खोलने का मौका मिला, शक्तियों को अपने हाथ में लेने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है, वो सब संविधान की मूल भावना के हिसाब से, अंतिम व्याख्याता तो इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ही है संविधान की, उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो चीजें निकल करके आती हैं
वो अपने फैसलों में सुनाता है और वो मानना पड़ता है सरकार को भी। तो इस मुद्दे में सेकंड जजेज के केस में 9 जजेज की बेंच बैठी। अच्छा, फर्स्ट जजेज केस में 7 जजेज की बेंच थी और 5 और 2 के बहुमत से फैसला आया था। 5 जज इस फेवर में थे कि हाँ, परामर्श बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। और आप लोग जानते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न सरकार के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो उस पर 1-2 लोग विचार नहीं करते हैं। कम से कम 5 जजेज की बेंच बैठती है, जिसको संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। आर्टिकल 145 में इस बात की चर्चा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अगर कोई फैसला दिया है या फिर एक सामान्य परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने किसी बेंच के फैसले को बदलना चाहती है, तो कम से कम उतने ही जज चाहिए जितने पिछले बेंच में थे या उससे ज्यादा होने चाहिए। उससे कम लोग मिलकर के फैसले को नहीं बदल सकते हैं। अपना फैसला दे सकते हैं, लेकिन प्रभाव में जो नंबर ऑफ जजेज जिस बेंच की संख्या ज्यादा है, वही फैसला लागू होगा। तो 1992 में जब इस मामले पर फिर से चर्चा करने की बात आई, तो 9 जजेज की बेंच बैठी। पहले वाली कितने की थी? 7 जजेज की बेंच थी। तो अगर इनके फैसले पर विचार करना है, तो या तो 1992 वाला बेंच, इसको भी कम से कम 7 सदस्यों का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए था, तो इसमें 9 सदस्य थे। और यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अलग तरीके से व्याख्या की और कुछ सिद्धांत कायम किए ताकि जुडिशरी में अस्थायित्व आ सके, न्यायपालिका को राजनीतिक विषयों से अलग किया जा सके, अनावश्यक राजनीतिक यहाँ राजनीति ना हो न्यायपालिका के अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत निश्चित किए और संविधान की व्याख्या के हिसाब से उन्होंने कुछ नई बातें कही जो अब तक नहीं थी। पहला, फिर से मुद्दा वही था कि परामर्श, कंसल्टेशन शब्द का अर्थ क्या है? क्या कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्करेंस होगा? कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है? सहमति। और सहमति का मतलब यहां पर सामान्य तौर पर निकल करके आएगा आदेश, कि क्या न्यायपालिका ने जो परामर्श दिया है वो आदेश के तौर पे है, न्यायपालिका की उसमें सहमति होनी ही चाहिए, या फिर परामर्श ही है। तो 1982 के मामले में आप लोगों ने देखा कि न्यायपालिका ने खुल करके माना था बहुमत से कि नहीं, परामर्श है, वो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहां पर आकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सर के बल पलट दिया और अब कहा, कुछ सिद्धांत दिए। पहला, सीजेआई के संदर्भ में जो बातें आई 1992 के फैसले में, यहां पर वरिष्ठता का सिद्धांत स्थापित कर दिया कि व्याख्या करके ये स्थापित ही कर दिया कि अब तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरा कि कॉलेजियम नामक एक व्यवस्था आई और कॉलेजियम में ये किया गया, ये कहा गया कि ये कॉलेजियम है। कॉलेजियम उस समय का क्या था, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि यहीं से कॉलेजियम का सिद्धांत उद्भव होना शुरू हुआ है। इसी फैसले के बाद से कॉलेजियम अस्तित्व में आई। ये तय हुआ दो एक बातें 1992 के मामले से। पहला कि सीजीआई जो होंगे वो तो सीनियर मोस्ट जज ही होंगे। दूसरा सिद्धांत ये कि 3 सदस्यीय एक कॉलेजियम बनेगा और एक कॉलेजियम, इसमें 3 सदस्य कौन होंगे? जो भारत के सीजेआई हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और ये जो मिल करके सलाह देंगे, परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, ये परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति को इसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है। इसमें भी और स्पष्ट किया गया और स्पष्टता लाई गई कि जो 3 लोगों का कॉलेजियम होगा, सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर के जो बनेगा, इसमें जब परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो मुख्य न्यायाधीश की राय ही इसमें मायने रखेगी। मतलब भाषा पूरी की पूरी ये है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात अपनी राय राष्ट्रपति को देगा। भाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है?
कि मुख्य न्यायाधीश अपने 2 सीनियर मोस्ट जज के साथ बैठेंगे, परामर्श करेंगे और फिर राष्ट्रपति को जो सिफारिश भेजेंगे, वो उनके लिए 2 जजेस ने जो परामर्श दिया वो मानना बाध्यकारी नहीं है। वहाँ पर उनकी राय ही मानी जाएगी। अर्थात इसका अर्थ अब क्या निकला? इस तरीके से कि अब तक कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। यही व्यवस्था चली आ रही थी संविधान के लागू होने के पश्चात से और ये स्वस्थ परंपरा है। कार्यपालिका कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होता, पूरी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इतने लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं। उनके सलाह पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन अब जब यह सलाह बाध्यकारी हो जाएगा, परामर्श इक्वल टू कॉन्करेंस हो जाएगा कि मानना ही है आपको, हमने जो परामर्श दिया मानेंगे, उसमें भी 3 लोगों की बेंच, 3 लोगों का कॉलेजियम होगा और राय मायने रखेगी मुख्य न्यायाधीश की। तो इतनी बड़ी संस्था में सुप्रीम कोर्ट, देश का एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। संविधान की व्याख्या करनी है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करनी है, संघीय ढांचे से संबंधित विवादों को सुलझाना है, इतने बड़े-बड़े कार्य करने हैं और इसमें जजेस की नियुक्ति का अधिकार, प्रैक्टिकल पावर कितने लोगों के हाथ में आ गया? सिर्फ 1 लोग के हाथ में, मुख्य न्यायाधीश की परामर्श। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है? या है? वो बात करेंगे, आगे चर्चा हमारी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी कि मेरे हिसाब से नहीं है। पहली बात इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति की सिफारिश पे हो रहा है। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो अनुच्छेद 50 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है, उसका उल्लंघन है ये कि न्यायपालिका की नियुक्ति करें, जजेस की नियुक्ति करें। संविधान की जो भाषा है अनुच्छेद 124(2) की, उसके खिलाफ भी है और एक व्यक्ति मिल करके अब देश के अगले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करवाएंगे और राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। तो क्या इससे न्यायपालिका के अंदर आपसी मतभेद नहीं होगा? लोग चीफ जस्टिस से अपने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे? अदर जज के जो हाई कोर्ट के या जो इस बात की योग्यता रखता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन सकता है। लेकिन बनने के लिए 1 लोगों की सहमति आवश्यक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। आलोचना के और बहुत सारे आधार हैं, हम वो बात करेंगे आगे सारे मुद्दों पर। अर्थात जब बात ये हो गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे ही नियुक्ति की जाएगी, तो यहाँ पर और 2 और जजेस सलाह तो देंगे हालांकि, लेकिन प्राथमिकता रहेगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के राय की ही, परामर्श की ही। तो यहाँ पर एक प्राथमिकता का सिद्धांत विकसित हुआ, थ्योरी ऑफ प्राइमेसी कहते हैं कि हालांकि मुख्य न्यायाधीश सलाह लेंगे अन्य 2 न्यायाधीशों से, लेकिन उनकी राय ही मायने रखेगी अंततः। वही सिफारिश भेजेंगे और उनकी राय ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अच्छा, 9 जजेस की जो बेंच बैठी थी इसमें 7 और 2 के बहुमत से फैसला आया था। 7 लोग इस कॉलेजियम व्यवस्था के फेवर में थे कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ, व्यवस्था यही होनी चाहिए। 2 लोग जस्टिस मुंशी और अहमदी साहब, ये दोनों इस व्यवस्था के खिलाफ थे कि नहीं, सलाह बाध्यकारी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम संविधान की जो व्यवस्था है, मूल भावना है, उसके खिलाफ है और 7 जजेस इस चूंकि फेवर में थे 9 लोगों में, इसलिए यह फैसला स्थापित हो गया। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। 3 लोगों का कॉलेजियम मिलकर के राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देगा और वो परामर्श बाध्यकारी होगा। उन 3 जजेज में भी मुख्य न्यायाधीश की राय ही मायने रखेगी, ये भी स्थापित हो गया। इसी प्रकार से यह व्यवस्था आगे बढ़ती रही। कब तक? 1998 तक। 2 केस हम लोगों ने देख लिया। एक एस पी गुप्ता का मामला, फर्स्ट जजेज केस 1982 में और दूसरा 1993 में सेकंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। अब तीसरे केस पर हम लोग आते हैं। इस समय फिर इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है।
राजनीतिक स्थिति तो ये है कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार अब और कमजोर है। लेकिन 2 जजेज उनका नाम ध्यान में रखिएगा, जस्टिस अहमदी और जस्टिस पुंची, जो इस व्यवस्था के खिलाफ थे। ये परामर्श बाध्यकारी नहीं है, कॉलेजियम का सिस्टम अच्छा नहीं, कम लोकतांत्रिक है। वो खुद उस समय 1998 में जस्टिस पुंची ही मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति को इन्होंने कुछ नामों की सिफारिश भेजी और उसमें बात ये थी सरकार के अनुसार कि 2 अन्य मुख्य जो सीनियर मोस्ट जज थे, उनके विचार एमएम पुंची जो उस समय के चीफ जस्टिस थे उनसे अलग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी। और चूंकि 1993 के मामले के अनुसार, फैसले के अनुसार चीफ जस्टिस की राय ही मायने रखेगी, अतः इस व्यवस्था पर फिर से चर्चा करने का प्रश्न आया। अभी कोई केस नहीं हुआ, राष्ट्रपति को जैसे सिफारिश भेजी गई और राष्ट्रपति को जब यह स्पष्ट हुआ, स्थिति का आभास हुआ, ये सिर्फ एक लोगों की राय है, चीफ जस्टिस की राय है, बाकी 2 अन्य जज इनसे विचार, उनके विचार भिन्न है, इनसे इन नामों पर सहमत नहीं है। तो राष्ट्रपति ने खुद अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ लिया, कुछ बेसिक्स प्रश्न पूछे। इसमें पहला प्रश्न तो फिर वही था, इसको रेफरेंस केस कहते हैं। रेफरेंस केस क्यों कहते हैं? कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नॉर्मली 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति मामले, जिन मामलों पर सलाह मांगता सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको रेफरेंस केस ही कहा जाता है। कि पहला प्रश्न यह था कि क्या, फिर से वही, परामर्श इक्वल टू आदेश है, कॉन्करेंस है, कंसल्टेंस इक्वल टू कॉन्करेंस है, सलाह बाध्यकारी है। दूसरा प्रश्न यह था कि अगर बाध्यकारी है तो कितने जजेज की परामर्श बाध्यकारी है, जो कॉलेजियम में 3 जजेज हैं उन सबकी, या फिर सिर्फ सीजेआई की। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन न्यायिक नियुक्ति से संबंधित ये प्रश्न थे। अब लास्ट बार 1993 के मामले में 9 जजेज की बेंच बैठी थी दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में। फिर से संविधान की व्याख्या से संबंधित राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछ लिया था लोकहित में कि बताइए। तो फिर से इसकी व्याख्या करने के लिए एक बेंच बैठी, और कितनी होनी चाहिए, 9 सदस्यों से वो कम हो सकती है, या फिर 9 सदस्यों से, या तो कम से कम 9 सदस्य हो या उससे ज्यादा। तो फिर से 9 सदस्यों की ही एक बेंच बैठी और बहुमत से एक फैसला आया कि अब सारी चीजों को स्थापित करने का ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके सभी फैसलों को अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि इस केस में जो फैसला आया था वही फैसला, वही बातें, वही व्यवस्थाएं वर्तमान समय तक जारी है। ठीक है, इसमें फैसला आया फिर से वही कि हाँ, परामर्श तो बाध्यकारी है। पहला ये क्लियर कर दिया गया कि परामर्श बाध्यकारी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। कॉलेजियम जो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, लेकिन कॉलेजियम की संरचना को ज्यादा लोकतांत्रिक बना दिया गया, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही या मनमानी न चले, मनमाने तरीके से राष्ट्रपति को सिफारिश न भेज दी जाए। इसके लिए कॉलेजियम का विस्तार किया गया और सिफारिश भेजने की प्रक्रिया में भी बहुत सी प्रगतिशील बातें जोड़ी गई। देखते हैं वो क्या है। जैसे पहला, अब जो कॉलेजियम होगा वो 5 सदस्यीय होगा, 5 मेंबर्स होगा। पहले कितना था? 1993 के मामले में 3 सदस्यीय था, उसमें सीजेआई अध्यक्ष होते थे। यहां पर भी सीजेआई जो है वो अध्यक्ष होंगे। इस कॉलेजियम के भी 5 सदस्य हैं और इसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और इसमें वो न्यायाधीश अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए जो भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश होगा। कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली आज की चर्चा शुरू करते समय एक खबर यह भी है कि यही जो परिस्थिति है, जो संविधान में बंद किया गया है कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सीजेआई के अलावा, लेकिन फिर उसमें एक अलग बात शामिल की गई कि अनिवार्यतः होना ही पड़ेगा, कंपल्सन है कि भारत का अगला होने वाला मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होगा। तो क्या ये जरूरी है कि जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं में से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो, या फिर ये जरूरी नहीं है?
हो सकता है कि जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हो वो 5वें नंबर पर बैठा हो, इन 4 जज में शामिल नहीं है। अभी यही हो गया है कि हमारे जो अभी बनने वाले हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ये अगले 2 वर्षों तक बनेंगे। अर्थात ये कुछ भी सिफारिश करने के लिए जो कॉलेजियम बनाएँगे, इसमें 4 और मेंबर्स होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये 2024 10 नवंबर 2024 तक होंगे। अब अगर ऐसा हो कि इनसे जो 4 जूनियर जज हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, उन सबका कार्यकाल 2024 के पहले ही समाप्त हो जाए, 10 नवंबर के पहले, तो क्या इसमें भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और कुछ ऐसी ही बात है अभी कि 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक ये रहेंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अब इसमें से जैसे संजय किशन कौल हैं, अभी सीनियर मोस्ट जज हैं, एक दूसरे हैं अब्दुल नज़ीर साहब, तीसरे हैं के एम जोसेफ साहब और चौथे हैं एम आर शाह। ये चारों के चारों जज 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 के बीच में ही रिटायर हो जाएंगे। अर्थात कोई भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेगा। और 5वें नंबर पर जो जज बैठे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, वो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अब क्या होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कॉलेजियम बनाएंगे, उसमें संजीव खन्ना जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट में, उनको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है कि 4 सीनियर मोस्ट जज और सीजीआई से मिलकर के कॉलेजियम बनेगा। लेकिन अगर इन 4 सीनियर मोस्ट जज में भारत का होने वाला अगला मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, तो उसको सदस्य बनाना ही पड़ेगा। एक व्यवस्था तो यह स्थापित की गई, कॉलेजियम का विस्तार किया गया, 5 सदस्य हुआ। दूसरी व्यवस्था यह स्थापित की गई कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिली हुई थी चीफ जस्टिस को, कि सिर्फ उनकी ही परामर्श मायने रखेगी, का महत्व होगा। 2 अन्य न्यायाधीशों के परामर्श का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उस समय परामर्श मौखिक कर लेते थे चीफ जस्टिस और भेज देते थे। अब किया गया कि नहीं, मौखिक नहीं होगा। जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे वो लिखित होगा, और हर कॉलेजियम में जितने सदस्य हैं उन सबकी सिफारिश लिखित में होगी, राष्ट्रपति को भेजी जाएगी कि कौन सहमत है, कौन असहमत है। और यहाँ पर भी मुख्य न्यायाधीश को, वो कॉलेजियम के चूंकि अध्यक्ष हैं, तो कुछ विशेष शक्तियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अब इन्हीं के मानने से कोई जज नहीं बनेगा या कोई जज बनेगा। उसमें और बातें क्या-क्या हैं देख लेते हैं। इसमें एक हो गया क्या, इसमें दूसरी बात ये हो जाएगी कि इसमें इस व्यवस्था में 5 सदस्यों का जो कॉलेजियम है, ये जो नाम की सिफारिश भेजेंगे, इसमें मुख्य न्यायाधीश की राय, सीजेआई की राय अनिवार्य है। वो तो राय देंगे ही, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन वीटो टाइप का पावर मिला हुआ है यहाँ पर चीफ जस्टिस को, इस कॉलेजियम व्यवस्था में, कि सिर्फ चीफ जस्टिस के बोलने से किसी को न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी नाम पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं सहमत नहीं हूं इस नाम पे, तो उस नाम की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे एक तो है कि सीजीआई की राय अनिवार्य है इस मामले में, मतलब किसी भी नाम को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले उस नाम पर सीजीआई का सहमत होना आवश्यक है, तभी जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। दूसरा इसमें जो सिद्धांत अपनाया गया वो बहुमत का सिद्धांत है, कि निर्णय बहुमत से होगा। 5 सदस्य हैं, बहुमत कितने लोगों का होगा? अगर 3 सदस्य किसी नाम पर सहमत हैं, तो उसको बहुमत प्राप्त है। 2 सदस्य अगर बहुमत हैं, 2 सदस्य को अगर उसको समर्थन प्राप्त है, 3 लोगों का नहीं प्राप्त है, तो उसको बहुमत प्राप्त नहीं, वो नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सीजेआई की जो राय है वो अनिवार्य है, और उसके बाद से बहुमत भी होना चाहिए। बहुमत के द्वारा भी उस नाम की सिफारिश की गई हो। कैसे, हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 4 सदस्य मिलकर के कह रहे हैं कि एक्स को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। 4 सदस्य, लेकिन इन 4 सदस्य में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, और मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि नहीं, एक्स को न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। तो क्या होगा, उस नाम की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। क्यों? उसको बहुमत तो है, 4 सदस्य सहमत है उसके नाम पे, लेकिन सीजेआई की सहमति उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए। अर्थात सीजेआई की सहमति चाहिए, नियुक्ति के लिए नहीं। अब देखते हैं कि दूसरा इसका पहलू क्या हो सकता है। ये तो हो गया राष्ट्रपति का वीटो, हो गया, राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश का वीटो हो गया कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए इनका नाम नहीं जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ मुख्य न्यायाधीश अगर किसी के नाम की सिफारिश भेजने से रोक सकता है, तो क्या खुद ही भेज भी सकता है?
नहीं भेज पाएगा। मान लीजिए कि सीजेआई की राय अनिवार्य है और सीजेआई किसी नाम पर सहमत है, लेकिन अन्य 3 सदस्य या 4 सदस्य अगर उसके नाम पर सहमत नहीं है, तो नहीं जा पाएगा। और इसमें एक बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई क्या कि कॉलेजियम कोशिश करेगी कि निर्णय सर्वसम्मति से लें, मतलब सभी नामों पर सबकी सहमति हो। कोई नकारात्मक वो भावना ना हो उसमें कि आपस में नकारात्मक प्रतियोगिता ना हो। सामान्य तौर पे सर्वसम्मति हो तो अच्छा रहेगा, सारे जज की राय एक है। लेकिन अगर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाता है तो क्या करना होगा? बहुमत के द्वारा निर्णय करना पड़ेगा। अर्थात अब कोई सिर्फ वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन पाएगा, जज बन पाएगा, जिसके पास एक तो बहुमत हो और साथ में सीबीआई का की सहमति भी हो। अर्थात जैसे मान लीजिए व्यवहार में कैसे बात करें तो कि 2 लोग किसी नाम पर सहमत हैं और साथ में उसी नाम पर सीजेआई भी सहमत है। 3 लोग हो जाएँगे। 3 लोग हैं, 5 लोगों में तो 3 लोग आए तो बहुमत नहीं मिल गया और सीजेआई की सहमति भी है, तो उस नाम को भेज दिया जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर एक बात की गई कि सर्वसम्मति से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे और सामान्य तौर पर अगर 2 लोग सहमत नहीं हैं, तो नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने से बचेंगे। ये व्यवस्था बन गई। कितनी बातें यहाँ से निकल कर के आई कि पहला, परामर्श बाध्यकारी है। दूसरा, वो व्यवस्था और पक्की कर दी गई कि इस पे तो कुछ बात ही नहीं करना है। कि सीनियर मोस्ट जज ही भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश होगा। तीसरा, 3 सदस्यीय कॉलेजियम को बढ़ा करके 5 सदस्यीय कॉलेजियम कर दिया गया। चौथा, कॉलेजियम में पहले जो 3 सदस्य थे, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश का परामर्शी महत्व रखता था, अब सिर्फ एक व्यक्ति का परामर्श नहीं रहेगा। अब पूरे कॉलेजियम के बहुमत का या पूरे कॉलेजियम ने अगर सर्वसम्मति से सिफारिश की है, तो ही नाम को भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया कुछ ज़्यादा लोकतांत्रिक हुई। हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को लेकर के भी बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। तो वहां पर भी स्थिरता ला दी गई। हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के संबंध में अनुच्छेद 222 में प्रावधान है। और 222 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 222 में कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात से न्यायाधीशों के तबादले कर देगा। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यहां पर भी कर दिया गया कि अब ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम ही मिल करके सिफारिश करेगी इस बात की ट्रांसफर की भी हाई कोर्ट के जजेस की। और ये सलाह भी, ये परामर्श भी राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होगा। अर्थात हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का पावर भी इस कॉलेजियम ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। और वर्तमान में उनके ट्रांसफर की व्यवस्था क्या है कि ये कॉलेजियम परामर्श देता है और परामर्श राष्ट्रपति को देने से पहले मुख्य न्यायाधीश जो है, जहां पर जिस हाई कोर्ट में एक्स हाई कोर्ट से वाई हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है किसी जज का, तो वाई हाई कोर्ट के सीजेआई से भी उसका मत लेंगे। उसके अलावा एक्स हाई कोर्ट से जहां से उनको भेजा जा रहा है, उनकी भी उनका उनसे भी परामर्श करेंगे और उसके बाद से राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर से संबंधित ये बातें हो गई। अब एक छोटी सी बात इसी से मिलती जुलती है, वो जान लेते हैं, तब इस बात को वो सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मुद्दा छूट जाएगा। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 5 सदस्यीय कॉलेजियम होगा। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी यही कॉलेजियम करेगा। इसके अलावा एक बात और है कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी? तो संविधान के अनुच्छेद 217 एक में स्पष्ट तौर पे इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात से हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन ये पावर भी जुडिशरी ने कार्यपालिका से अपने हाथ में ले ली और बता दिया कि नहीं, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम बनाया जाएगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे इसके और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये 3 सदस्यीय जो कॉलेजियम है, ये मिलकर के सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, परामर्श देगा और वो परामर्श बाध्यकारी है। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट सिर्फ ये नहीं करना है कि क्या फैसला है, स्पष्ट ये भी होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड था। तो चीजें लंबे समय तक आप लोग के दिमाग में बनी रहती कि एसटी गुप्ता मामले में क्या फैसला आया कि सलाह बाध्यकारी नहीं है, शक्ति कार्यपालिका के हाथ में ही रहने दी गई न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी।
1993 के मामले में फैसला आया कि 3 सदस्यीय कॉलेजियम होगा और इस कॉलेजियम की सिफारिश बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति की। अर्थात एक लाइन में न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी सारी शक्ति कार्यपालिका से छीन करके अपने हाथ में रखी। जो चौथा मामला हुआ, तीसरा मामला जो हुआ 1997 में, यहां पर भी शक्ति न्यायपालिका ने अपने हाथ में ही रखी। बस उस प्रक्रिया का थोड़ा सा लोकतांत्रिकरण कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था का विस्तार कर दिया और यही व्यवस्था हमारे देश में वर्तमान समय में भी चल रही है। अब ये व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, इस बात पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या ये ठीक है। इस विवाद में स्पष्ट तौर पर लोग दो धड़े में बढ़ जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हाँ, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, न्यायिक व्यवस्था में राजनीति का प्रवेश ना हो, इसके लिए व्यवस्था होनी ही चाहिए। और जो लोग इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं कि नहीं, विश्व में स्थापित लगभग सभी देशों में, विश्व में कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि न्यायपालिका ही जजेज की नियुक्ति करें। प्रत्येक देश में व्यवस्था है क्योंकि एक सहमति है कि नियुक्ति संबंधित शक्ति वो प्रशासनिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायपालिका का काम ये नहीं है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करें, अपॉइंटमेंट करें। न्यायपालिका को इससे बड़े-बड़े काम करने होते हैं। जैसे अमेरिका में देखेंगे, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर क्या व्यवस्था है? गुण और दोष के संदर्भ में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों की व्यवस्थाओं को हम समझते हैं कि क्या है। कि हमारे देश में तो व्यवस्था होगी कि 5 लोग बैठेंगे, सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज और वही सिफारिश करेंगे और वही सिफारिश अंतिम होगा, मतलब न्यायपालिका ही जजेस की नियुक्ति करेगी। लेकिन अमेरिका में क्या व्यवस्था है? एक तुलना कर लेते हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे अलग क्लास में कि देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था की तुलना विश्व के 4-5 प्रमुख देशों से करेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि जजेस की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है, वो विभिन्न देशों में क्या-क्या है। जैसे कि अमेरिका में क्या, साफ तौर पे वहाँ पर एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और परामर्श नहीं लेना है जुडिशरी से। कैसे? देखते हैं उसकी व्यवस्था क्या है। यूएसए में है कि राष्ट्रपति सीनेट से सहमति प्राप्त करने के पश्चात से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, मतलब वहां के फेडरल कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति वहां की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है, वो अकेले भी नहीं कर रहा। सीनेट का विशेष बहुमत चाहिए 2/3, मतलब वहां के सीनेट में अगर 100 सदस्य 100 मेंबर्स हैं तो 75 मेंबर्स इस बात पर सहमत होने चाहिए उस नाम पे, उसी को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति वहां का। व्यवहार में ऐसे किया जाता है कि वहां पर की जो सीनेट है, सीनेट में एक कमिटी है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी या जजेज अपॉइंटमेंट कमिटी वहां पर बोलते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित समिति। ये सीनेट की एक समिति है। राष्ट्रपति को जिन नामों पे विचार करवाना होता है, उस समिति के पास ये नाम भेज दिए जाते हैं। वो समिति बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। वो जजेस को इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं, या राष्ट्रपति ने कोई नाम भेजा है, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने भेजा है तो बाध्यकारी है, क्योंकि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है। ये व्यवस्था वहां पर है कि पूरी तसल्ली करने के पश्चात, उसके मेरिट्स, करियर सब कुछ देखने के पश्चात से, इस बात का आकलन पूरी तरीके से संतुष्ट होने के पश्चात से समिति इस निर्णय पर पहुंचती है कि इनको नियुक्त करना चाहिए जस्टिस या नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में। और फिर वो सीनेट को देगी और वहां पर एक स्थापित परंपरा है कि सामान्य तौर पर जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी सीनेट की जो है, वो सीनेट को जो सिफारिश मान के भेजती है, वो सीनेट उस पर मुहर लगा देती है, अपनी सहमति दे देती है और तब वो फेडरल कोर्ट का फेडरल कोर्ट का जज बन पाता है अमेरिका में। ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है? यूके में भी यही व्यवस्था है, कुछ मतलब काफी लोकतांत्रिक तरीके की। यहाँ पर 15 सदस्यीय एक कमेटी है जिसका नाम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये 15 सदस्यीय समिति ना तो सिर्फ कार्यपालिका से बनती है, ना विधायिका से, ना न्यायपालिका से। न्यायपालिका के भी इसमें सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के भी होते हैं, विधायिका के भी होते हैं। यहाँ पर नियुक्ति का अधिकार क्राउन को है। सम्राट या सम्राज्ञी जो भी उस समय इंग्लैंड में हो, वही वहां के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करेंगे। लेकिन वो
व्यवस्था वहां पर भी वही है कि क्राउन खुद नहीं करता, जो मंत्रिपरिषद चाहती है, जो सलाह देती है, उन्हीं पर विचार करने के पश्चात सम्राट वहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और मंत्रिपरिषद भी ऐसे ही मनमाने तरीके से किसी के नाम की सलाह नहीं देती है सम्राट को। 15 सदस्यीय समिति है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी कमीशन। ये पूरी तरीके से खुद को संतुष्ट करने के पश्चात कि हाँ, ये व्यक्ति वाक़ई में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, विचार करने के पश्चात, और यहाँ पर भी वही व्यवस्था है, पारदर्शिता है पूरी की पूरी, कि जजेस को बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, बातें कर सकते हैं, मेरिट्स उनका पहचान सकते हैं कि है या नहीं है। नहीं है तो नहीं करेंगे सिफारिश, सम्राट सिर्फ अपने मन से नहीं करेगा। सिर्फ 3 सदस्य यहाँ पे शामिल हैं, न्यायपालिका के सदस्य, 15 सदस्यीय इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। प्रक्रिया वहाँ भी लोकतांत्रिक। ऑस्ट्रेलिया में भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, और उस कमीशन की सिफारिश पे ही ऑस्ट्रेलिया में भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाती है, उनके सर्वोच्च न्यायालय। और हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है कि जजेज अपॉइंट्स जजेज, कि ना तो कार्यपालिका, ना विधायिका, ना सिविल सोसाइटी, सिंपल 5 सदस्य सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, वो जो सिफारिश कर देंगे, वो न्यायाधीश बन जाएंगे। तो बहुत लोग इस व्यवस्था की आलोचना करते हैं। आलोचना का कई आधार है, इसके गुण हैं, कुछ दोष भी हैं। दोष पहले देख लेते हैं, क्योंकि आलोचना पर हम लोग बात कर रहे थे। ये पहला तो ये शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ है। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 हमारे संविधान का क्या कहता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण न करे, सेपरेशन हो स्पष्ट तौर पे। ये उल्लंघन है कि न्यायपालिका ही न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति कर रही है, जबकि संविधान में स्पष्ट तौर पे शक्ति कार्यपालिका को दी गई थी। इसी बात को कुछ लोग कहते हैं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अच्छी व्याख्या नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। जो अनुच्छेद 124 2 में, 217 1 में जो बातें लिखी गई हैं, उसकी व्याख्या बिल्कुल उल्टी की है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रावधान कहते हैं कि कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, और यहाँ पर व्याख्या करके ये कर दिया गया कि नहीं, न्यायपालिका ही न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करेगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही वाहियात किस्म की व्याख्या है, जबरदस्ती वाली व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन है। तीसरा, इससे क्या होता है, आरोप लगाया जाता है हमारे देश में जुडिशरी पे कि इससे भाई भतीजावाद, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों को बढ़ावा मिलता है। और ऐसा नहीं कि आलोचकों के तर्क बिल्कुल खोखले हैं। सामान्य तौर पे हम आलोचना नहीं कर सकते हैं जजेज के फैसले की या उनकी जो भी बात है। अगर उन पर संसद में महाभियोग की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो संसद के अंदर भी उनके द्वारा दिए गए किसी फैसले पर की आलोचना नहीं की जा सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट बताते हैं कि हायर जुडिशरी में भाई भतीजावाद काफी ज्यादा है, जैसे कि आजादी के पश्चात बस कुछ परिवार ही, जिनकी संख्या सैकड़े में ही है, हजारों में भी नहीं है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 52% जो जज हैं, 52%, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजा, भाई बेटा, बाप दादा, इस तरीके से जुड़े हुए। नेपोटिज्म का आरोप लगाया जाता है। अभी भी विवाद उठ रहा। 2019 में जब कुछ जजेज नियुक्त किए गए, तो जस्टिस संजीव खन्ना साहब को भी नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस खन्ना से भी बहुत काफी सारे जज ऐसे थे जो सीनियर थे, सीनियरिटी में काफी नीचे थे, लेकिन इनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर से बहुत लोगों ने कहा कि जुड़े हुए हैं, जस्टिस हंसराज खन्ना इनके पिता थे, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए थे, अतः इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेज की सिंपैथी, सहानुभूति, समर्थन जो कहिए वो मिला, और इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ये कहता है कि 1997 में जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें कहीं नहीं है कि हाँ, ये बात नहीं है कि सिर्फ सीनियोरिटी के आधार पे हम जजेज के नाम की सिफारिश भेजेंगे। एक सिद्धांत छूट गया था, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि सीनियोरिटी को महत्व देंगे। कॉलेजियम अगर किसी नाम की सिफारिश कर रही है राष्ट्रपति को कि आप इनको जज बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कीजिए, तो सीनियोरिटी को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ सीनियोरिटी के ही आधार पे रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा,
बल्कि जज का मेरिट भी देखा जाएगा, उनके गुण भी देखे जाएंगे। तो न्यायपालिका कॉलेजियम का अपना तर्क है कि जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सीनियर नहीं थे, सीनियर मोस्ट नहीं थे, लेकिन उनमें मेरिट है। तो सिर्फ इस आधार पे हम उनकी मेरिट की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, उनमें सीनियोरिटी की कमी है। मेरिट को हम वरीयता देंगे सीनियोरिटी के ऊपर। अगर चुनना पड़े कॉलेजियम को कि सीनियोरिटी को प्राथमिकता दे या मेरिट को, तो सामान्य तौर पे सीनियोरिटी प्लस मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है। अगर अगर ऑप्शन एक ही चुनना है तो स्पष्ट तौर पे मेरिट को अ, वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है? तो ये लोग कहते हैं कि कुछ भाई-भतीजावाद इस तरीके की व्यवस्था बढ़ती है। दूसरा, विश्व के अन्य किसी देश में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी आपको ये व्यवस्था कि न्यायपालिका ही न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करे। इन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है। जो इनके समर्थन में है, जो इस व्यवस्था में गुण देखते हैं कि नहीं व्यवस्था अच्छी है, उनका अपना तर्क है। और उनका अपना तर्क ये है कि राजनीति में न्याय के सिद्धांत का पालन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन न्यायपालिका में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर नियुक्ति में कार्यपालिका को महत्वपूर्ण शक्ति दे दी गई, तो फिर राजनीति होने लगेगी न्यायपालिका के अंदर। उसकी स्वतंत्रता नहीं बच पाएगी, उसकी निष्पक्षता नहीं बच पाएगी न्यायपालिका की। कि अगर कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है नियुक्ति में, नियुक्ति करवा सकती है, और फिर से वही बात आ जाए कि हम ऐसे ही लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएँगे, जो हमारी हमारी पार्टी, हमारी सरकार की विचारधारा से मेल खाते हैं। और सरकार अगर ऐसी है, जो देश के संविधान के विचारधारा के खिलाफ कार्य करती है, तो ऐसे ही जज नियुक्त कर देगी, जो देश के संविधान में विश्वास न रखते हो, संविधान के मूल ढांचे, उसकी विचारधारा के खिलाफ कार्य करने में विश्वास रखते हो। फिर ना तो देश के नागरिकों का अधिकार बचेगा, ना हमारा संविधान बचेगा, ना व्यवस्था बचेगी। इसलिए यह व्यवस्था अच्छी है कि न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखा जाए, और कोई समस्या इस बात में नहीं है। जो ये कहते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है कि न्यायाधीश की नियुक्ति करे, प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है उनके हिसाब से और ये चल रहा है। लेकिन आलोचकों का अपना तर्क है और तर्क मजबूत है। और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की व्यवस्था, संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन, व्यवस्था अच्छे से कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि विवाद रहित है। अगर इस व्यवस्था पे आज तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ होता, इसकी आलोचना नहीं होती, तो हम मान लेते या मानना चाहिए कि व्यवस्था अच्छी है, तो इसको क्यों छेड़छाड़ करना, इसमें क्या परेशानी? लेकिन आलोचना होती है, इसमें विवाद है। तो सरकार ने, अब जैसे कि चर्चा के दौरान ये बात हुई कि 1989-90 से लेकर के 2014 तक देश में गठबंधन की सरकार थी। 2014 में फिर से एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आती है, और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, जो न्यायपालिका ने कुछ वर्षों पहले कार्यपालिका के अधिकार को छीन लिया था, उसको अपने हाथ में वापस लेने की कोशिश करेगी, और संविधान की पुरानी व्यवस्था को, कि संविधान में जो उपमत वर्णित है, उसके अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, इस संबंध में प्रयास करेगी। और सरकार ने प्रयास किया भी। तो आते ही 2014 दिसंबर में 99th अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन पास किया गया, और इसके द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इसका कार्य क्या है? कार्य इसको वही दिया गया जो अभी तक 5 सदस्यीय कॉलेजियम करती आ रही है। हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सलाह पे ही होगी। जजेस का ट्रांसफर भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की सलाह पे ही होगा। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। अब इसकी संरचना क्या है? क्या संरचना अभी जो कॉलेजियम प्रणाली काम कर रही है, उसकी संरचना एनजीएससी की इससे अच्छी थी, या इसमें दोष है, इससे ज्यादा प्रगतिशील है हमारी कॉलेजियम व्यवस्था जो वर्तमान में भी कार्य कर रही है 1997-98 से? तो देखते हैं इसमें क्या है। ये एक 6 सदस्यीय 6 मेंबर बॉडी होने वाली थी, जिसमें 3 सदस्य मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, भारत के जो सीजेआई है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होंगे।
5 सदस्यों में 2 होंगे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब 3 सदस्य तो न्यायपालिका से हो गए, 1 सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज। इसके अलावा कार्यपालिका की तरफ से एक सदस्य को रखा गया, विधि मंत्री को। लॉ मिनिस्टर हमारे देश के जो भी होंगे वो इसके सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा 6 सदस्यीय समिति है, कमीशन आयोग है। मतलब था, अब तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 2 इमिनेंट मतलब ख्याति प्राप्त, ख्याति लब्ध संविधान में, मतलब इस संशोधन में इस्तेमाल किया गया था कि 2 ऐसे लोग जिनको विधि की बहुत जानकारी है, मतलब पारंगत विधिवेता है, एक्सपर्ट्स हैं, इमिनेंट है। अच्छा, ये नहीं था कि मतलब विधिवेता है, बस ये है कि इमिनेंट होने चाहिए, ख्याति लब्ध होने चाहिए, ठीक ना? ये लोग मिल करके 2 लोग ऐसे लोग आएंगे। ये क्या हो जाएंगे? नागरिक समाज से हो जाएंगे, सिविल सोसाइटी से हो जाएंगे, न्यायपालिका के भी सदस्य हो गए। 3, एक हो गया कार्यपालिका, 2 हो गए नागरिक समाज से, तो संरचना काफी अच्छी दिख रही है। 6 सदस्य है और यहाँ पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा, सर्वसम्मति से लेने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन अगर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है तो बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। और क्या है बहुमत होने का मतलब? है कि कम से कम जब तक 4 सदस्य तैयार ना हो, किसी के नाम की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई कि अगर 2 जजेज भी, इसके 2 सदस्य भी, एनजेएसी के 2 मेंबर भी अगर किसी नाम पर सहमत नहीं है तो उस नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। व्यवस्था काफी अच्छी थी। इसके द्वारा जो संविधान में परिवर्तन किए गए थे 99 अमेंडमेंट से, वो 124 में अनुच्छेद ए, बी और सी जोड़े गए थे। और नियुक्ति से संबंधित जहां-जहां ये बात था कि राष्ट्रपति परामर्श करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जिनसे परामर्श करना उचित समझे, भाषा बस बदल दी गई कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा जजेस की। ठीक है। अब इस व्यवस्था को 2015 में, 2014 में जैसे संविधान संशोधन आया, अच्छा, ये संविधान संशोधन मामूली नहीं था। संविधान में कई ऐसे भाग हैं, जैसे कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, तो साधारण बहुमत से हो जाता है कि संसद के दोनों सदन ने साधारण बहुमत से बिल पास कर दिया, वो कानून बना, और अगर संविधान संशोधन है तो उसमें हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जटिल टाइप के हैं, जहाँ पर संघीय ढांचा प्रभावित होने वाला, राज्यों की शक्तियां उससे प्रभावित होने वाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या शक्तियां प्रभावित होने वाली, उनकी शक्तियां कम होने वाली, वहां पर संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए और साथ में कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। मतलब 28 राज्य अगर हैं तो 14 राज्य का समर्थन चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ का 545 सदस्यों का 1/2 या प्रेजेंटेड वोटिंग का 2/3 चाहिए। फिर इतना ही बहुमत चाहिए राज्यसभा में, प्रेजेंटेड वोटिंग का 2/3 या टोटल स्ट्रेंथ का 1/2। फिर इसको भेजा जाएगा, कम से कम आधे राज्य के विधानसभा इसको रेटिफाई करेंगे, अपनी सहमति प्रदान करेंगे, तो राष्ट्रपति फिर इस पर हस्ताक्षर करेगा और इस प्रकार का संशोधन होगा। ये इसी विशेष बहुमत वाला संशोधन था, क्योंकि इससे न्यायपालिका की शक्तियां कम हो रही थी। इतनी प्रक्रिया के पश्चात, इतनी मेहनत से बनाया गया, और जो दिख रहा है अभी तक, जो व्यवस्था दिख रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हाँ, ना तो न्यायपालिका को पूरी तरीके से इस व्यवस्था से बाहर किया गया है और ना ही शक्ति पूरी की पूरी न्यायपालिका के हाथ में छोड़ी गई है। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि अगर कार्यपालिका के सदस्य है, न्यायपालिका के सदस्य है, नागरिक समाज के सदस्य हैं, तो इनकी सिफारिश सामान्य तौर पे ज्यादा लोकतांत्रिक मानी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क दिया और यही 2015 में जो मामला हुआ था, इसको फोर्थ जजेज केस कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था 3 हुए। एसटी गुप्ता का मामला 1982 में हुआ, 1993 में सेकंड जज का केस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1998 में रेफरेंस केस, राष्ट्रपति ने जो सलाह मांग ली थी। फिर 2015 में एनजेएसी की प्रासंगिकता पर, संवैधानिकता पर विचार करने के लिए कि क्या संवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है,
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार किया और विचार करके ये बताया कि नहीं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है 99वां संशोधन, इसलिए इससे संबंधित सारे प्रावधान खारिज किए जाते हैं। मतलब सरकार ने जो इतना मेहनत किया, लोकसभा से पास करवाया, राज्यसभा से आधे राज्यों का समर्थन लिया, राष्ट्रपति का समर्थन लिया, वो सारा का सारा एक झटके में खारिज हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बाद में इस पर बात करेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा, सरकार का तर्क है कि क्या समस्या है? ये कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं बढ़ाएगा। अगर न्यायपालिका को लगता है कि किसी नाम की सिफारिश स्वीकार करने से न्यायपालिका में राजनीति बढ़ेगी, सरकार की विचारधारा से मिलते-जुलते लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, तो 2 सदस्य को ही तो वीटो करना है कि वो नहीं होंगे। हम उनके नाम का समर्थन नहीं करते हैं, तो वो सदस्य नियुक्त नहीं होगा। और यहाँ पर तो 3 सदस्य हैं न्यायपालिका से, 1 सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज। मतलब अगर ये तीनों किसी नाम पर सहमत हो कि न्यायाधीश नहीं बनने चाहिए, जज नहीं बनने चाहिए, फिर तो वो कभी नहीं बन पाएँगे, क्योंकि 2 लोगों को ही वीटो करना है। सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क ये है कि इससे जटिलताएँ बढ़ जाएँगी। कैसे? कि 2 लोगों को ही तो वीटो करना है। अगर 3 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, इस समिति के 3 कमीशन के आयोग के 3 सदस्य जैसे जुडिशरी के सारे लोग सहमत हों, चीफ जस्टिस भी सहमत हों, 2 जो और जज हैं वो भी इस बात पे सहमत हों कि ठीक है, हम इनके नाम की सिफारिश करना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं, एक तो खुद कार्यपालिका के सदस्य हैं, विधि मंत्री, और फाइनली जो 2 लोग नियुक्त किए गए हैं, इन 2 लोग की नियुक्ति के संबंध में भी कुछ बातें हैं, जान लीजिए कि इनकी नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जानी थी, सेलेक्ट कमिटी, जिसमें 3 सदस्य होने थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीजेआई ही इसके अध्यक्ष भी सीजेआई ही होने वाले थे। और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा में, कोई किसी भी दल को, तकनीकी शब्द है, चुनाव प्रणाली जब पढ़ेंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर एक निश्चित कोटा होता है कि इतने सीटें मिलेंगी तो ही आपको दर्जा दिया जाएगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी दल है आप लोकसभा में। लेकिन अगर कोई विपक्षी दल नहीं है, कोई पार्टी उतना कोटा नहीं प्राप्त कर पाई, तो जो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल में जिसके सदस्य सबसे ज्यादा होंगे, उसके अध्यक्ष को इसका सदस्य बनाएंगे। मतलब या तो विपक्षी दल का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, ये 3 लोग मिल करके इन 2 लोगों को, ये 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज जो नियुक्त की जानी थी, ख्याति लब्ध जो लोगों को नियुक्त किया जाना था, उनकी करेंगे। इसके अलावा भी इस प्रक्रिया का और समावेशन किया गया था कि ये जो 2 लोग होंगे, इन 2 लोगों में से एक या तो एससी कम्युनिटी से होने चाहिए, या तो एसटी, या फिर महिला वुमेन, या फिर ओबीसी, या फिर माइनॉरिटी। 2 लोगों में से समाज के सामान्य तौर पर जो वंचित वर्ग माने जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और माइनॉरिटीज, कमजोर सेगमेंट है, इनमें से एक सदस्य होना आवश्यक था। ये 3 लोग जो मिल करके चुनेंगे, एक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या अल्पसंख्यक होना आवश्यक था, और दूसरा कोई भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना यह तर्क है कि 2 लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? फाइनली कार्यपालिका, मतलब राजनीतिक पार्टियों द्वारा है। प्रधानमंत्री हैं तो वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य हैं, विपक्ष का नेता है वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। और अगर ये आपस में साठ-गांठ करके ऐसे लोगों को भेजें, जो न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने में विश्वास करते हो, तो फिर ये सब लोग मिलकर के वीटो कर देंगे और नियुक्ति हो ही नहीं पाएगी। जिस नाम से जुडिशरी सहमत है, उस नाम पर हो सकता है बाकी के 3 मेंबर या 2 मेंबर सहमत ना हो, और जिन नाम पर वो सहमत हो सकता है कि जुडिशरी सहमत ना हो। तो ये मामला अटक जाता, सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, वो ऐसे कोई नहीं बन जाता है। नाम की सिफारिश भेजते समय राष्ट्रपति को कॉलेजियम इस बात का ख्याल रखता है कि सीनियरिटी के साथ उस जज में मेरिट भी होना चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर नहीं भेज रहे, करियर देखते हैं कि अच्छा किया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम भेजते हैं। वो कानून के ज्ञाता हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सारी कानून किताबें पढ़ रखी हैं, भारतीय संविधान को अच्छे से समझते हैं, कितने सालों का अनुभव है। लेकिन इन 2 जो लोग हैं, जो इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जो ख्याति लब्ध लोग मनोनीत होने थे, उनकी योग्यता संबंधित कोई बात नहीं। सरकार जिसको चाहे उसको बना सकती है। हो सकता है कि वो कानून के एक्सपर्ट ना हो, लेकिन सरकार की नज़र में
वो ख्याति लब्ध लोग हैं, उनको बुला लेंगे। इसके अलावा जो हमारा लॉ मिनिस्टर है, कार्यपालिका का सदस्य है और अंततः एक सांसद है, एमपी है। और एमपी बनने के लिए किसी प्रकार की कानूनी शिक्षा की या तकनीकी संविधान की जानकारी की आवश्यकता है क्या? अभी तक नहीं है। व्यवहार में होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाध्यता नहीं है। मतलब ये भी कानून के एक्सपर्ट हों, संविधान के एक्सपर्ट हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे चुनेंगे? ऐसे जजेस की नियुक्ति कैसे करेंगे? ये कैसे श्योर हो पाएँगे जब उस बात की इनकी इनके पास समझ ही नहीं है कि ये कानून का ज्ञाता है, संविधान की मूल भावना को समझता है, संविधान का एक्सपर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस नाम पे मतलब कोलेजियम इस नाम पे इस व्यवस्था पे सहमत नहीं हुआ कि पहला राजनीति बढ़ेगी, दूसरा कि प्रक्रिया और पेचीदी हो जाए पेचीद उसमें जटिलताएँ और बढ़ जाएँगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह व्यवस्था जो है उतनी योग्य नहीं। योग्य कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उनके पास कानून की विशेष जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों की सिफ़ारिश मायने रखनी चाहिए। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं है, इसलिए कोई भी हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुई। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि संविधान का सिर्फ़ एक अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद 124 2 या 217 एक मत पढ़िए। पूरे संविधान को पढ़ने के पश्चात से क्या एसेंस निकलता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास संविधान करता है या नहीं करता है? उसका जवाब है हाँ। संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम कर पाए। न्यायपालिका हमारे बिना किसी दबाव के काम कर पाए। जैसे कि सेवा शर्तें, सैलरी वेतन वगैरह जो भी है, उनको निर्धारित करने का अधिकार, क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? संसद को। लेकिन संसद इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर वित्तीय आपात जैसी स्थिति ना हो, तो किसी भी हालत में जजेस की सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, सेवा शर्तों के अंदर घटाया नहीं जा सकता, मतलब नकारात्मक परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता, सकारात्मक किया जा सकता है। तो इन बहुत सारे प्रावधानों के जैसे कि इनके रिमूवल की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, वो इतनी जटिल है कि सामान्य तौर पर न्यायाधीश दबाव में आकर काम ना करें, कि हमें हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान बनाई है संविधान ने, कि हमें जब चाहे हटाया जा सकता है। तो इसके माध्यम से भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इनके सैलरी पर वोट हो ही नहीं सकती, सब जितने पर भारित है, सुप्रीम कोर्ट का जज की और राज्यों के जो हाई कोर्ट है, राज्य के सब जितने पर भारित होता है, मतलब रुकना ही नहीं है सैलरी। और भी बहुत सारे जो प्रावधान हैं, वो साफ-साफ कहते हैं कि जैसे कि अगर ये प्रावधान है, अगर महाभियोग की प्रक्रिया ना चल रही हो तो, सदन के अंदर भी और बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा या हायर जुडिशरी के जजेस द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती, आलोचना नहीं की जा सकती। तो ये सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि सिर्फ 124 मत देखिए, 217 एक मत देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए। सारी चीज़ों को पढ़ने के पश्चात से क्या अनुमान निकलता है या क्या स्पष्ट होता है अनुमान में? इस संविधान की मूल भावना ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, ताकि वो संघीय ढांचे की रक्षा करती रहे, वो संविधान की रक्षा करती रहे, वो देश के नागरिकों की रक्षा करती रहे और इस बात के लिए बाध्य ना हो कि सरकार के दृष्टिकोण से चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसको सहमति रखना आवश्यक हो। अतः और ये जो संशोधन है, जो 99th अमेंडमेंट था, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं हम लोग। चर्चा बहुत सीमित थी, बहुत विस्तृत दायरे में नहीं थी। लेकिन इस कड़ी को हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे कि सिर्फ़ जजेस की नियुक्ति से संबंधित नहीं, कुछ इस तरीके की बातें, जैसे कि अगला जो सीरीज़ हम लोग का होगा या जो अगली कड़ी में जो हम बात करेंगे, वो इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पूरी भारतीय न्यायपालिका की तुलना विश्व के अन्य देशों के संविधानों के साथ हम करें, न्यायपालिका की स्थिति के साथ करें। तो हमारी न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, विश्व के अन्य देशों की तुलना में कितनी शक्तिशाली या कितनी कमज़ोर है, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने में कितना सक्षम है। लोकतंत्र के सिद्धांतों के उल्लंघन में ये कहाँ पर ये सटीक बैठती है, फिट बैठती है। इन सारी चीज़ों को मतलब कि देश की न्यायिक प्रणाली की तुलना विश्व के अन्य देशों के न्यायिक प्रणाली से हम करेंगे।